लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत, ये तीनों बेलीक चले, शायर सिंह सपूत। नमस्कार, जय भीम साथियों। मैं डॉक्टर रतन लाल काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत करता हूं और पेश करता हूं अम्बेडकरनामा एपिसोड नंबर 98। आज 11 जून है और भारत में बिना लीक के चलने वाले एक बड़े नेता का जन्मदिन है। उनका नाम है श्री लालू प्रसाद यादव। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं कुछ अपने व्यक्तिगत अनुभव भी साझा करता हूँ। मैंने लालू जी के साथ 10 वर्ष काम किया है। पहले दिल्ली प्रदेश महासचिव, फिर प्रवक्ता, उसके बाद राष्ट्रीय सचिव, नेशनल एग्जीक्यूटिव में भी था, पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी था, काम किया है मैंने। तो इसलिए मुझे कुछ व्यक्तिगत अनुभव भी है। और पहले मैं एक दशरथ माझी श्रम सम्मान चलाता था, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय में काम करने वाले चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को, 4th क्लास एम्प्लॉय को मैं दशरथ माझी सम्मान देता था। तो उस सिलसिले में एक बार मुख्य अतिथि लालू प्रसाद जी हमारे घर पे हिंदू कॉलेज में आए थे और तकरीबन यकीन मानिए कि 400-500 दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे मेरे घर पे ही, और उनका भाषण ज़बरदस्त हुआ था। वो भाषण की सीडी मेरे पास अभी उपलब्ध है। बहरहाल चलते हैं आगे और शुरू करते हैं। इसको मान लीजिए कि आज अम्बेडकरनामा में आज लालू नामा है और बहुत ही दिलचस्प किरदार हैं। अगर उनके बारे में एक बात कही जा सकती है कि आइदर यू लव हिम और यू हेट हिम बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। कि लालू जी से कभी मिलिए तो बहुत ही लतीफ़े और चुटकुले उनको याद हैं, और सियार वाली कहानी ज़रूर सुनिएगा उनसे, आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो कुछ कहानियाँ लतीफ़े हम लोग को भी उन्होंने कई बार सुनाए हैं, तो मिलिए तो ज़रूर सुनिए। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले उनके जन्मदिन को लेकर कि लालू जी क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि घर में किसी को यह पता ही नहीं था कि मैं पैदा किस दिन हुआ। तो मेरे स्कूल के प्रमाण पत्र में 11 जून 1948 दर्ज है और हर साल मैं इसी दिन अपने जन्मदिन की बधाई स्वीकार करता हूँ। लालू जी बचपन की भी कुछ यादें बोलते हैं, लिखते भी हैं कि अगर उस पर ध्यान दें तो एक दिलचस्प बात उनके बारे में और है कि बचपन से ही उनको मिमिक्री का शौक़ था। और वो लिखते हैं कि लोहा सिंह का संवाद करके वो बहुत ही लोकप्रिय हो गए थे और उनकी संवाद कुशलता से प्रभावित होकर स्कूल के एक शिक्षक ने उनको छात्रवृत्ति दिलाने में सहायता की थी। तो ये बचपन की गांव की यादें हैं। आगे आते हैं, जब पटना में आते हैं तो क्या कुछ दिलचस्प संस्मरण आपके सामने मैं रखता हूँ कि जब कॉलेज में आए पटना में तो कहते हैं कि लड़कियों की मेरी तरफ लड़कियों का झुकाव बहुत पहले से ही शुरू हो गया था, कॉलेज के दिनों से ही। मेरी मौजूदगी भर से जो सड़क छाप रोमियो होते थे बुत बन जाते थे। मैं लड़कियों के बीच इतना लोकप्रिय था कि लड़कियां शिकायत लेकर मेरे पास आती थी। तो मेरी कहते हैं कि मेरी बहादुरी से प्रभावित होकर पटना विमेंस कॉलेज, जो कि बहुत एलीट कॉलेज है, अभी भी एलीट कॉलेज है, विमेंस कॉलेज की लड़कियों ने भाषण देने के लिए कॉलेज में मुझे बुलाया। उस समय जबकि पुरुषों के लिए कॉलेज के दरवाजे बंद थे। मेरे साधारण कुर्ता को देखकर लड़कियां स्वागत में कहने लगी कि लालू महात्मा आया है, देखो लालू महात्मा आया है। ये कॉलेज का उनका संस्मरण है। तो लालू जी अगर ये सुनेंगे तो देखिए, सुनते सुनते आपके जो जवानी के दिन याद दिला रहा हूँ, पटना विमेंस कॉलेज की कहानी कि कितना आप लड़कियों में लोकप्रिय थे। और तेजस्वी भी सुन रहे होंगे तो सुन लेंगे कि इनके पिताजी कितना लोकप्रिय थे लड़कियों के बीच में। चलिए अब आगे कहानी बढ़ाते हैं। 10 मार्च 1990 को
पहली बार वो मुख्यमंत्री बने और उन्होंने गांधी मैदान में लोगों के बीच शपथ ली। और ये पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने पब्लिक में गांधी मैदान के बीच शपथ ली और उन्होंने कहा कि मैं अपने गाइड, फिलासफर, गुरु जयप्रकाश जेपी के सामने मैंने शपथ ली है। आगे कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं ऐसे किसी विशालकाय बंगला में नहीं रहना चाहता था जिसमें सुरक्षाकर्मी 24 घंटा गश्त लगाते रहें और जो आम लोगों की पहुंच से दूर हो। इसीलिए मैंने वेटरनरी कॉलेज परिसर में ही एक प्रतीक्षा कक्ष बनवाया कि जहां लोग इकट्ठे हो सकते थे। और वहीं से मैंने 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए। लालू जी कहते हैं कि वेटरनरी कॉलेज से ही उन्होंने 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए। पहला फैसला था, जो मैं उस समय बचपन था, मैं याद है मुझे, मैं 10th पास किया था और इंटरमीडिएट का छात्र था, कि ताड़ी निकासी और उसकी बिक्री पर जो कर लगता था उसको हटाया। और लालू जी का मानना था कि गरीब पासी जाति के समुदाय जीवन यापन का ये साधन है, ताड़ी से ही वो अपना जीवन यापन करते हैं और उनके ऊपर जो कर है वो औपनिवेशिक राज का प्रतीक है, इसलिए उन्होंने उसको हटा दिया। आज भी वो फ्री है, आज तो पता नहीं कुछ बैन वगैरह नीतीश जी लगाए होंगे। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला उन्होंने लिया कि 150 चरवाहा विद्यालय खुलवाए ताकि लोग मवेशी चराते हुए भी पढ़ाई कर सकें, शिक्षा ले सकें। और तीसरा महत्वपूर्ण फैसला था वह था कि जो मिनिमम जो मजदूरी है वो मजदूरी 1650 से बढ़ाकर 2150 रुपये उन्होंने किया। आगे कहते हैं कि, और वो कहानियाँ सबको याद होगी कि जब लालू जी हेलीकॉप्टर से घूमते थे बिहार में, तो कहते हैं कि तकरीबन हर रोज़ मैं पटना से उड़ान भरता और हेलीकॉप्टर से चरवाहों, तारी इकट्ठा करने वालों, मैला ढोने वालों, खेतिहर मजदूरों, मछुआरों, सुअर तथा मुर्गी पालने वालों के बीच हेलीकॉप्टर उतारने को कहता। मैं शायद ही कभी पटना में मैंने दोपहर का खाना खाया होगा बिना किसी सुरक्षा कवच के। मैं अक्सर गरीब मजदूरों के बीच पहुंच जाता, खेतिहरों के बीच पहुंच जाता और उनसे सतुआ, नज़दीक के तालाब से मछली और अनाज लाने को कहता। गांव में ही मज़ेदार दावत होती। चैता सुनने के साथ साथ चैता और बिरहा का भी दौर चलता और सुनने के साथ साथ वो मैं याद दिला जाता हूँ, कहते थे कि ये गाय चराने वालों, ये कपड़ा धोने वालों, ये बकरी चराने वालों, ये सुअर पालने वालों, ये मैला ढोने वालों, यह बोझ ढोने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। ये उनका नारा होता था उस समय। खैर, ये सब हमने सुना है, इसलिए आज स्मृति ताज़ा कर रहा हूँ। और महिला उत्पीड़न के बारे में लालू जी एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं और कहते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय की बात है कि एक रात मैं पुलिस जीप के साथ पटना के पश्चिमी छोर पर बिहटा रोड पर स्थित ईंट के भट्टे में पहुंच गया। जमीनी कार्यकर्ता होने के नाते मैं इस बात से वाकिफ़ था कि सामंती लोग ईंट भट्टा के पीछे उसकी आड़ में गरीब महिलाओं का शोषण करते हैं। मैंने कुछ दूरी पर गाड़ी पार्क करवाई और ईंट भट्टा की ओर हम चल दिए। मेरे साथ 10 पुलिस बंदूकधारी लोग थे। वो जैसे ही मैं ईंट के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि 6 पुरुष एक महिला को पकड़े हुए हैं और सब शराब के नशे में थे। मैंने अचानक टॉर्च जलाया तो मैंने देखा कि ये 6 पुरुष उस महिला को ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं, झोपड़ी की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। रात के अंधेरे में मुझे देखकर ये अपराधी सख्ते में आ गए। उस समय मैं गोल टोपी पहने हुए था और हाथ में लाठी था। मुख्यमंत्री थे, लाठी लेकर घूमते थे, लाठी था।
मैंने पुलिस जवानों से कहा कि उन 6 लोगों को पकड़कर लाओ और जीप में बैठाओ। इसके बाद मैंने उस भयभीत महिला को अपनी जीप में बैठाया जो कि एक जनजाति से ताल्लुक़ रखती थी। फिर उसे अपने सरकारी आवास में लेकर गया और अगले दिन मैंने पटना डीएम को बुलाया और कहा कि इसे नौकरी दे दो, काम पर रख लो। कुछ हैरत जताने के बाद डीएम ने उसे नौकरी पर रख लिया और इसके बाद मैंने इन 6 अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। ये सभी ऊंची जाति के लोग थे। आगे कहते हैं, मैं अक्सर दलित बस्तियों में जाता था और इससे जो गांव के सामंती भूस्वामी लोग होते थे उनमें हड़कंप मचता था। जब उनको पता चलता कि मैं दलित बस्तियों में आया था तो उनके हाथ पांव फूल जाते थे। उनको यह मंजूर नहीं था कि कोई मुख्यमंत्री आकर दलित बस्ती में उनका हालचाल पूछे। इसके आगे पटना बेली रोड, अशोका राजपथ, बुद्ध मार्ग आप सब परिचित होंगे। वो कहते हैं कि यहाँ रिक्शा चलाने वालों, ठेला वालों, दैनिक मजदूरी करने वालों के लिए मैंने 300 रैन बसेरा बनवाए। चारों ओर कहर टूट पड़ा। मेरे फैसले से अवाक लोग, स्वार्थी तत्वों ने अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि मैं पटना को खटाल और झुग्गी में तब्दील करने वाला हूँ। मैंने ऐलान किया, पटना क्लब, पटना का मशहूर क्लब, आगे कहते हैं कि मैंने ऐलान किया कि सरकार पटना क्लब की 60% ज़मीन वंचित तबकों के लिए आरक्षित करेगी। डोम, जमात और छोटी जातियाँ, जिनके लोग महंगी जगह शादी नहीं कर सकते हैं, वो अब पटना क्लब में अपने घर की शादी कर सकेंगे। वे गरीब हैं, इसलिए महंगी शराब या मुर्गा मटन का खर्च वहन नहीं कर सकते, इसलिए उनको क्लब में अपनी पार्टी में ताड़ी पीने और शुअर का मांस खाने की आज़ादी होगी। तो ही वो सो डेमोक्रेटिक, मतलब कि महंगी शराब नहीं तो ताड़ी से भी पार्टी हो सकेगी। तो ये था लालू जी का ये स्टाइल जो है। मतलब अब सार्वजनिक आयोजन में वो क्या करते थे, और कुछ तो हम लोगों ने देखा भी है कि सार्वजनिक आयोजन में कुछ दिलचस्प कहानियां हैं जिसके बारे में लालू जी चर्चा करते हैं। कहते हैं कि सार्वजनिक आयोजनों में गरीबों के साथ अनूठे ढंग से मैं पेश आता था। अपनी आम सभा में मैं अक्सर मेहनतकश लोगों को मंच पे बुलवाता। दरभंगा की एक कहानी को याद करते हुए कहते हैं कि 1991 में दरभंगा में मैंने अपनी सभा में एक ताड़ी इकट्ठा करने वालों को मंच पर बुलाया और उससे मुख्य वक्ता बनाया। वह अपने कमर पर 2 लवनी बांधे हुए था। लवनी जिसमें ताड़ी उतारते हैं उसको लवनी, मिट्टी का बर्तन होता है, उसको लवनी कहते हैं बिहार में, बांधे हुए था। सो यह देखकर मंच पर जो बैठे थे गठबंधन के साथी सहयोगी, वो आवेश में आ गए और मंच से उठकर चले गए। वे इसे तमाशा बताकर नाराज हो गए। तो ये था कि कैसे कैसे स्पेस देते थे। अब जब हमें याद है 90 और 91 के समय सारा मीडिया और तमाम कहता था कि लालू यादव नहीं जीतेंगे, लालू यादव हार जाएंगे तमाम, तो उनका व्यापक जनाधार हुआ। इसके बारे में लालू जी क्या कहते हैं, ज़रा उनके नज़र से उनकी जुबानी सुनिए। वो कहते हैं कि समाचार पत्रों, पत्रिकाओं की टिप्पणियों और चुनावी विश्लेषकों को मैं ज़्यादा भाव नहीं देता था और 1991 के चुनाव में मैंने भाव नहीं दिया, क्योंकि मैं एक मुसहर महिला लक्ष्मणिया को देखा था। गौर से सुनिएगा, तेजस्वी जी आप भी गौर से सुनिएगा, आप कह रहा हूँ, लक्ष्मणिया को देखा था। वह बाढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पुनपुन के पास एक गांव में मिली थी मुझे चुनाव प्रचार के दौरान। तेज गर्मी का समय था, सूरज की रोशनी तेज थी। मैं अपनी पार्टी के प्रचार करने के लिए वहां गया था। मैंने भीड़ के बीच लक्ष्मणिया को देखा, फटे कपड़े पहने और अपनी गोद में एक छोटा सा बच्चा लिए हुई थी। वह सुरक्षा घेरों
और कार्यकर्ताओं को तोड़कर, उसके बैरियर को तोड़कर मेरे पास आना चाहती थी। मैंने सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिया कि उसको यहाँ आने दो। कि मेरे अलावा जब वो आई तब वो कहते हैं कि मेरे अलावा लक्ष्मणिया को किसी ने नहीं पहचाना। आखिर ये लक्ष्मणिया कौन थी? कहते हैं कि वो जब आई तो पसीने से लथपथ और उखड़ी हुई सांसें थी। मैंने पूछा, लक्ष्मणिया कैसी हो, यहाँ पुनपुन में कैसे आई हो? उसने कहा कि भैया मेरी शादी हो गई है और मैं यहीं रहती हूँ, पति के साथ रहती हूँ। जब मैंने सुना कि आप यहाँ आए हैं, भाषण देने आए हैं, तो आपसे मिलने में यहाँ पहुँची। मैंने, लालू जी कहते हैं कि मैंने उसके बच्चे को बाहों में लिया और प्यार किया। मैंने पार्टी कार्यकर्ताओं को उसको 200 रुपया देने के लिए कहा। मैंने लक्ष्मणिया से कहा, जब तुम मिलना चाहो तुम मिल सकती हो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। लक्ष्मणिया आंसू में डूब गई। ये खुशी के आंसू थे। ये वही लक्ष्मणिया है जो 1980 के दशक में मेरे चपरासी क्वार्टर के पास बस्ती में मिट्टी और पत्थरों से खेला करती थी। अतः मैं जब भी चुनाव परिणाम के बारे में सोचता तो लक्ष्मणिया की झलक मेरे आंखों के सामने आ जाती। मैं सोचता था बार बार कि मुझे ऐसी कितनी ही लक्ष्मणियाओं ने मुझे वोट दिया होगा, मेरी पार्टी को वोट दिया होगा, कि बंद कमरे के विश्लेषकों ने अपनी दृष्टि से जमीनी वास्तविकता का न तो विश्लेषण किया और न ही उनके पास लक्ष्मणिया जैसी लाखों महिलाओं को देखने का समय था। मैं जितना लक्ष्मणिया के बारे में सोचता, तथाकथित राजनीतिक पंडितों के झूठे विश्लेषण को लेकर मेरी राय उतनी ही पक्की हो जाती। और 1991 में राज्य में मेरी पार्टी भारी मतों से विजयी हुई। जीत के बाद लक्ष्मणिया जिस बच्चे को गोद में ली थी, मैं उसे भुला नहीं पाया। जीत के जश्न में मैंने खुद से पूछा कि मैंने लक्ष्मणिया को अपने बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए कहा था, लेकिन सवाल था कौन सा स्कूल, कहाँ? और कार्यभार संभालते हुए मैंने मुसहर समुदाय के बच्चों के लिए 300 स्कूल खोलने का निर्णय लिया। इसमें पहला स्कूल पुनपुन में ही स्थापित किया जहां लक्ष्मणिया रहती थी। तो ये दिलचस्प स्टोरी सब हैं। आप लालू जी को राजनेता के रूप में देखते होंगे, कभी मानवीय पक्ष भी थोड़ा सा तलाशने की कोशिश कीजिए तो एक इंसान जो है ना, बहुत सारे गुणों अवगुणों सब कुछ का एक पुंज होता है। सिर्फ राजनीतिक पक्ष नहीं होता है, मानवीय पक्ष भी होता है, इंसानियत का पक्ष भी होता है। आगे चलिए, एक और कहानी खेतिहर मजदूर के बारे में है, वो भी दिलचस्प है। वो कहते हैं कि एक बार एक खेतिहर मजदूर ठग चौधरी, दलित लोग का तो नाम ही होता है ठग, इतवरिया, सुमरिया, मंगरुआ, साहेब लोग का नाम होता है बड़े बड़े चिंटू पिंटू, बबलू। तो ठग चौधरी लालू जी के दरबार में पहुंचा। तो लालू जी कहते हैं कि मैंने उसकी शिकायत पूछी तो उसने कहा कि हम बहुत गरीब बानी, हमार गरीबी दूर कर दें, भोजपुरी में उन्होंने कहा। तो इसकी बात सुनकर जो अधिकारी और पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ जो खड़े थे उनको हंसी आ गई, लेकिन लालू जी की प्रतिक्रिया कुछ अलग थी। वह उस पतले दुबले से व्यक्ति जिसके शरीर पर न के बराबर कपड़े थे, उनको एक साबुन उन्होंने दिया और कहा कि एक अन्य मार्ग में तालाब है, जाकर उसमें नहाकर आओ। वह जब नहा कर आया तो थोड़ा सा ठीक दिख रहा था। मैंने उसे कुर्ता पजामा का एक सेट, कंबल और 200 रुपये दिया और मैंने उसकी समस्या का समाधान, गरीबी निपटाने का उससे वादा किया।
तो ये कहानी है, ये कहानी सब जानना ज़रूरी है। और उसके बाद जब रेल मंत्री जब थे उस समय मैं उनके साथ था, मैं राष्ट्रीय सचिव था, और रेल मंत्री की कहानी से आप सब वाकिफ़ हैं। तो मैंने उनके मानवीय पहलू पक्ष, उनके राजनीतिक पक्ष पे मैंने बात नहीं की, उनके मानवीय पक्ष पे मैंने बात की है। और ये सबको पता है कि रेलवे में जब अपार जब सफलता मिली तो लालू उनको लोग, जो सामंती लोग थे, पूंजीपति सामंती लोग, जमींदार लोग, उनको लालू यादव नहीं कहते थे, लालू प्रसाद नहीं कहते थे, उनको ललुआ का बुलाते थे। तो रेलवे में जो उन्होंने कायाकल्प किया तो वही गांव का, गोपालगंज का ललुआ, प्रोफेसर ललुआ बने। देश विदेश में उनको लेक्चर देने के लिए बुलाया गया, हार्वर्ड दुनिया की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया, कई शोध पत्र लिखे गए, किताबें लिखी गई, और अर्थशास्त्रियों के बीच एक गंभीर बहस का विषय भी बना। आज के सरकार को भी देखना चाहिए था कि कौन सा मॉडल था, क्या था, जिससे कि रेलवे का कायाकल्प बना। लेकिन दिलचस्प यह है कि लालू प्रसाद को भारत के किसी विश्वविद्यालय ने कोई मानद ऑनरेरी डिग्री नहीं दी और न ही कोई ऑनरेरी प्रोफेसर की उपाधि दी। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी डिग्री से, किसी विश्वविद्यालय की डिग्री से लोकशाही में जनता के द्वारा दिया गया डिग्री सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो जनता ने उनको डिग्री दे दिया, कई डिग्री दिया है। ये तमाम कहानियाँ मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ? एक व्यक्ति में, एक राजनेता में कमियाँ भी हो सकती हैं, उसमें खूबी भी हो सकती है, लेकिन ये कहानियाँ मैं क्यों सुना रहा हूँ? इसलिए सुना रहा हूँ कि दलित पिछड़े समुदाय के लोग जब 10 किताब भी लिख लेते हैं तो वो इंटेलेक्चुअल नहीं माने जाते हैं। तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति जो गांव से उठकर आता है और व्यवस्था में काम करता है, बदलने की कोशिश करता है सिस्टम को, तो सिस्टम इतना मजबूत होता है कि उसके खिलाफ तरह तरह की लीलाएं करता है। चलिए लालू जी, आपको बधाई, 73वां आपका बर्थ डे है, और उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और जल्दी से आएँ और फिर राजनीतिक तेवर दिखलाएं, हम लोग देखना चाहते हैं। और चलते चलते मैं डॉक्टर रतनलाल अम्बेडकरनामा एपिसोड नंबर 98 समाप्त करने से पहले कुछ राय तेजस्वी यादव को मैं देना चाहता हूँ कि मिस्टर यादव, चुनाव आने वाला है, लालू जी चरवाहा विद्यालय खोले थे, मैनिफेस्टो में डालिए, संस्थाएं बनवाइए, क्योंकि वही समुदाय, वही व्यक्ति इतिहास में जिंदा रहता है जो संस्थाओं का निर्माण करता है। इंस्टीट्यूशन जिसके पास होगा उसकी राजनीति भी जिंदा रहेगी और उसका समाज भी जिंदा रहेगा। संस्थाएं बनवाइए, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूट, चरवाहा विद्यालय फिर री इन्वेंट हो सकता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जा सकता है वहाँ पे, उसको सेपरेट डिपार्टमेंट बनाइए। और कई राज्य हैं जहाँ सरकारी सहयोग से बढ़िया स्कूल चल रहा है। मैं गया हूँ तेलंगाना में, जाकर देखिए, स्टेट गवर्नमेंट कम पैसे में और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है। वहाँ के बच्चे IIT जा रहे हैं, सैकड़ों बच्चे जा रहे हैं। पूर्णा देवी जो एवरेस्ट पे चढ़ी थी वो उसी सरकारी स्कूल की पढ़ी हुई है। बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, दिल्ली और बेंगलोर और पूना क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि संस्थाओं का पतन हुआ है, ह्रास हुआ है। युवा हैं, आपसे उम्मीद की जा सकती है, तो आप कम से कम संस्थाओं को बनाइए। और एक बात याद रखिए कि अपने इतिहासकार आप नहीं बनाएंगे तो 100 साल बाद, 200 साल बाद जो इतिहास लिखा जाएगा, वो क्या लिखा जाएगा हम जानते हैं। अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनाएंगे तो हीरा चोरी के आरोप में जेल जाएंगे और हीरा चोर विदेश में 5 स्टार होटल में रहेगा। अपने वकील नहीं बनाएंगे तो हीरा चोरी में जो है बेल के आरोप में बेल नहीं मिलेगा, हीरा चोर सब जो है आराम से उसको एयरपोर्ट से विदा कर दिया जाएगा। अपने मीडिया हाउस नहीं बनाएंगे तो जो ये गोदी मीडिया है, ये क्या दिखला रहा है आपके बारे में और तमाम बिहार के बारे में, तो हम देख ही रहे हैं।
हम सब देख रहे हैं। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप एजेंडा सेटिंग करिए। यू हैव अ लॉन्ग करियर, मोर देन 40 ईयर्स, 40-50 साल करियर है। तो मैं अभी डॉक्टर अम्बेडकर का अभी पूरा घोषणा पत्र पढ़ रहा था 1951 का। तो देखिए, एजेंडा फीडबैक लीजिए कार्यकर्ताओं से और एजेंडा सेटिंग कीजिए। इसके साथ साथ आप सबको मैं बधाई देता हूँ। लालू जी दीर्घायु रहें और जल्दी से एकदम फिट फाट होकर आइए। अभी थोड़ा माहौल ठंडा पड़ा हुआ है, उसको गर्म करना है। चलिए, मैं डॉक्टर रतनलाल अम्बेडकरनामा का ये एपिसोड यहीं समाप्त करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। और चलते चलते मेरे एक साथी हैं जो मेरे कॉलेज के स्टूडेंट भी रहे, हिंदू कॉलेज के, और अभी वकील बन चुके हैं, लॉ उन्होंने पास कर ली है और पिछड़े समुदाय के हैं और वो हार्वर्ड जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए। उनका नाम राजा चौधरी है। तो इस पूरे कार्यक्रम के लिए उन्होंने मुझे सहयोग किया है। राजा का बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। और आपके लिए एक संदेश जो साथी हमें सुन रहे हैं कि अम्बेडकरनामा काम की बात लाल की क्लास कोई सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं है। ये एक मुहिम है, एक आंदोलन है, इतिहास के पुनर्पाठ की, रीडिफाइनिंग हिस्ट्री, अपने हेरिटेज, अपने लेगेसी को एक डिजिटल आर्काइव में बनाने की। तो ये हमारे लिए कोई रोजी रोटी का साधन नहीं है, आंदोलन है। और मैं जानता हूँ कि हमारे बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि जो मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ सकते हैं उनको पढ़कर और 20 से 30 मिनट का वीडियो बनाया जाए और उनको सुनाया जाए। तो आप जहाँ कहीं भी हों, काम कर रहे हों, कान में लीड लगाइए और ऑन कर दीजिए, थोड़ा सा आनंद लीजिए। नागिन का डांस और डिस्को देखने से तो बेहतर है कि अम्बेडकर साहब के बारे में और अपने नायक हैं। अभी मैं लोहिया जी पे करूँगा, अभी मैं पेरियार पे करूँगा, तमाम ऐसे कर्पूरी ठाकुर पे करूँगा, कांशीराम पे करूँगा, तमाम ऐसे लोग हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ एपिसोड करूँगा। अभी सब्सटेंशियल एपिसोड पहले अम्बेडकर साहब के ऊपर कर लेता हूँ, उसके बाद ये श्रृंखला जारी रहेगी। तो यह एक सामूहिक प्रयास है, ये इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है। तो सामूहिक प्रयास है, तो इसलिए आप सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचना चाहिए। मेरा काम है पढ़ना और आपके बीच बातें रखना, और आपका काम है सुनना, सुनाना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रचार करना। शुक्रिया साथियों, फिर मुलाकात होगी। 99 और 100 एपिसोड हमारे बहुत ही करीबी और देश में बहुजन आंदोलन और अम्बेडकर साहब और बौद्ध धर्म और आंदोलन के एक बड़े कर्णधार, उनके आधार शांति स्वरूप जी का अकस्मात उनका निधन हो गया है, उनको श्रद्धांजलि है। लेकिन उनके ऊपर मैं चाहता हूं कि 2 एपिसोड्स उसमें बनाऊं, और एक इंटेलेक्चुअल एपिसोड और एक जो उनके करीबी रहे हैं, करीब से जिन्होंने देखा है उनको, उनके साथ हम बातचीत करें। कोशिश कर रहा हूं कि कपिल स्वरूप उनके जो बेटे हैं उनको लाइन पे लाऊं। अगर वो आ जाएंगे तो बेहतर होगा, लेकिन और नज़दीकी साथियों उनसे बात करेंगे। शुक्रिया साथियों, जय भीम।